पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में क्या पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है? यानी क्या पाकिस्तान की मदद से ईरान और अमेरिका में कोई समझौता हो सकता है? हाल ही में इस प्रकार के दावे पाकिस्तान के द्वारा किए गए हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि इस्लामाबाद वो सही स्थान है जो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करवाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हाल ही में ट्रंप की 15 सूत्रीय शांति योजना पाकिस्तान के माध्यम से ही ईरान पहुंची, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध भी बेहतर हुए हैं, विशेष रूप से 2025 के बाद की स्थिति अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान क्या मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, और अगर निभाएगा तो उसके सामने किस प्रकार के जोखिम विद्यमान हैं और भारत की इस पूरे संघर्ष के दौरान किस प्रकार की स्थिति है, इन सभी पक्षों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि आज दृष्टि संस्थान की सिलेक्शन महोत्सव सेल का आखिरी दिन है। आज 26 मार्च है और आज तक ही आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है सिलेक्शन महोत्सव सेल के रूप में, क्योंकि दृष्टि संस्थान का बेहद उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है सिविल सर्विसेज 2025 के रिजल्ट में। साथ ही आपको बुक्स पर भी 25% का डिस्काउंट मिल रहा है 26 मार्च तक। इसका लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और लिंक पर क्लिक करके आप लाभ इसका उठा सकते हैं, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप इससे जुड़ सकते हैं, इस छूट से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके फायदे के रूप में आप दृष्टि संस्थान के जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये 26 मार्च तक आपको मात्र 24,499 में प्राप्त हो रहा है। जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन एक ऐसा कोर्स है जो बेहद कम फीस पर आपको 14 महीने में ही पूरी जीएस की तैयारी करवा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और वहां ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो आपकी सारी फीस उस ऑफलाइन बैच में एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पढ़ने वाला है। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल से, इसके अलावा इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल से और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। कंप्लीट पैकेज है, तो इसमें एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं। जब आप एडमिशन ले रहे हो और इस फीस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर यहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान की वो कौन सी रणनीतिक स्थिति है जो उसे इस मायने में सक्षम बनाती है कि वो कहीं ना कहीं मध्यस्थता कर सकता है ईरान और अमेरिका के बीच, या ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच संघर्ष को सुलझाने में, विशेष तौर से अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करवाने में। एक तो भौगोलिक निकटता है, आप देखिए ये ईरान है और यहां ये पाकिस्तान से उसकी सीमा मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्तर पर शिया समुदाय भी रहता है, और हाल ही में जो संघर्ष छिड़ा है उस संघर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि पश्चिम एशिया के में जो अमेरिकी सैन्य बेसिस हैं वहां पर ईरान ने लगातार हमले किए हैं, चाहे वो यूएई में हो, कतर में हो, बहरीन में हो, कुवैत में हो, सऊदी अरब में हो, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है। साथ ही हाल ही में नववर्ष के अवसर पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने पाकिस्तान को भी अपने नववर्ष की शुभकामनाओं में शामिल किया। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाने की अनुकूल स्थितियों का निर्माण करती हैं। साथ ही पाकिस्तान के हाल ही में अमेरिका के साथ संबंधों का भी विस्तार हुआ है। किस प्रकार से विस्तार हुआ, आपने देखा होगा कि 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके बाद आप देखेंगे कि उस लड़ाई को खत्म करवाने में पाकिस्तान ने लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को स्वीकार किया, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख को इनवाइट किया। वो पहले ऐसे राष्ट्रपति बने। इसके अलावा
अगर हाल ही में आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत हुई। वहीं पर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनकी जो ईरान के राष्ट्रपति है मसूद पेजेस्कियान, उनसे बातचीत हुई है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान तुर्की और इजिप्ट के साथ मिलकर के बैक चैनल वार्ताओं में भी शामिल हुआ है। साथ ही हाल ही में जो ट्रंप ने 15 सूत्रीय शांति योजना ईरान के लिए प्रस्तुत की, वो पाकिस्तान के रास्ते ही ईरान पहुंची है, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को उस स्थान के रूप में प्रस्तुत किया है जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो सकता है। क्या इतिहास में भी कुछ ऐसी चीजें रही हैं जहां पर पाकिस्तान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है? तो पाकिस्तान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी मध्यस्थता की भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं भारत भी एक टारगेट रहा है। किस प्रकार से रहा है देखिए, जैसे 1970 के दशक में जब शीत युद्ध, एक तरह से शीत युद्ध का दौर था और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच पूरा संघर्ष था, तो 1970 के दशक में चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने की कोशिश में अमेरिका था। उसी दौरान जुलाई 1971 में अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी पाकिस्तान की यात्रा होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? हेनरी किसिंजर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। इसी दौरान माना जाता है कि इस यात्रा के दौरान ही एक गुप्त यात्रा हेनरी किसिंजर की पाकिस्तान की मध्यस्थता में चीन में हुई और इसी ने पृष्ठभूमि डाली 1972 में रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा की और अमेरिका और चीन के संबंधों की सामान्यकरण की। सामान्य संबंध हुए, जिसका फायदा चीन को 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मिला। भले ही वो उन संबंधों का लाभ ना उठा पाया क्योंकि भारत ने उसको इस युद्ध में हराया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन मिला, साथ ही चीन का नैतिक समर्थन के साथ साथ भौतिक समर्थन भी मिला, ऐसा माना जाता है। तो पाकिस्तान ने ये जो मध्यस्थता की भूमिका निभाई, कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अपने इनका सहयोग प्राप्त करने के लिए एक तरह से मध्यस्थता की भूमिका उसकी रही। इसके अलावा 2000 के दशक में आप देख सकते हैं कि तेहरान यानी ईरान और सऊदी अरब के बीच उसने तनाव को कम करने की कोशिश की। 2019 में इमरान खान ने भी रियाद और तेहरान की यात्रा की। 2021 में अगर आप देखेंगे तो जो अफगान तालिबान है, और जब अफगान तालिबान की यूएस के साथ दोहा वार्ता चल रही थी, तो उसमें माना जाता है कि इसमें भी पाकिस्तान की कहीं ना कहीं भूमिका रही। मध्यस्थता की भूमिका उसने निभाने की कोशिश की। लेकिन यहां पर स्थिति अलग है। यहां पर पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती विद्यमान है। वो चुनौती क्या है वो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनौती सबसे बड़ी यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया, सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता किया, और इसके दौरान यह तय किया गया कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है, सऊदी अरब और पाकिस्तान में से, तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह कहीं ना कहीं सऊदी अरब को भी जो पाकिस्तान का परमाणु कवच है वो प्रदान करता है। परमाणु कवच प्रदान करने का मतलब है कि सऊदी अरब ने भी अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए क्षेत्र में ये समझौता किया होगा, और पाकिस्तान को भी ये लगा होगा कि कहीं ना कहीं अगर उसका भविष्य में भारत के साथ किसी प्रकार का संघर्ष होता है तो सऊदी अरब का उसे समर्थन प्राप्त होगा। अब स्थिति क्या है कि ईरान के हमले यहां हो रहे हैं, और ये हमले अगर जारी रहते हैं तो सऊदी अरब में होने वाले हमले पाकिस्तान के क्या इस समझौते का पालन करवाएंगे पाकिस्तान से? क्योंकि इस समझौते के तहत पाकिस्तान का दायित्व क्या बनता है? सऊदी अरब के साथ खड़ा होना, क्योंकि एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा 2025 के इस समझौते के अनुसार। तो पाकिस्तान की यहां पर तटस्थ भूमिका किस प्रकार से एस्टेब्लिश होगी, और बिना तटस्थ भूमिका के वो इस युद्ध को रुकवाने में मध्यस्थता की भूमिका किस प्रकार से निभाएगा? और अगर ये संघर्ष विस्तारित होता है और सऊदी अरब अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के साथ आता है, तब पाकिस्तान की क्या भूमिका होगी? क्या वो तटस्थ रह पाएगा? साथ ही पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है, अमेरिकी सैन्य उपकरणों के उपयोग का पुराना इतिहास रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी निर्भरता को भी प्रदर्शित करता है। तो क्या वो अमेरिका से तटस्थ रहते हुए इस प्रकार के समझौते करवा सकता है? ईरान से तटस्थ रहते हुए इस प्रकार के समझौते में शामिल हो सकता है? इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जोखिम भरी स्थिति हो सकती है, एक बहुत बड़ी संवेदनशील स्थिति है। 2025 का समझौता अमेरिका पर रक्षा उपकरणों का जो उसका इतिहास रहा है वो उसकी तटस्थता पर एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो
अब देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान इस तरह का एक मध्यस्थता की भूमिका निभाने की स्थिति में रहता है, करवा पाता है या नहीं करवा पाता है। अगर इस तरह का समझौता होता है तो हम उसके रिपरकशंस पर, उसके सभी मुद्दों पर, पक्षों पर बात करेंगे। लिहाजा यहां पर जो भारत की स्थिति है, भारत ने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइट रोप रूट अपनाया है, क्योंकि वेस्ट एशिया में भारत का एक बहुत बड़ा रणनीतिक हित विद्यमान है। वेस्ट एशिया में भारत के लगभग 1 करोड़ नागरिक हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। भारत के 1 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से भारत के सभी देशों के साथ एक कूटनीतिक संबंधों की आवश्यकता को निर्धारित कर देते हैं। साथ ही अमेरिका भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इजराइल तकनीकी साझेदार है। तो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस सारी स्थिति में भारत किस प्रकार से एक संतुलन एस्टेब्लिश करता है। साथ ही वेस्ट एशिया में भारत की एक बहुत बड़ी ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भी हित छुपे हुए हैं, क्योंकि भारत अपनी एलपीजी का 60% आयात करता है और 60% का 90% आयात स्टेट ऑफ हॉर्मुज से करता है, जो भारत की वेस्ट एशिया पर निर्भरता को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। इसके अलावा भारत एलएनजी की बात करें, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, उसके संदर्भ में भी इस क्षेत्र पर बहुत बड़े स्तर पर निर्भर है, क्योंकि भारत अपनी प्राकृतिक गैस का 50% एलएनजी की आपूर्ति के माध्यम से पूरा करता है, और इसमें 55 से 60% आवश्यकता इस वेस्ट एशिया के क्षेत्र से होती है। तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि संतुलन एस्टेब्लिश करना सभी पक्षों के बीच। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा ईरान से नहीं लगती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, कुवैत। ईरान में जिस प्रकार का संघर्ष छिड़ा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पश्चिम एशिया से संबंधित, उसकी भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित प्रश्न आने की जो संभावना है वो बेहद ज्यादा है। तो यहां पर किस देश की स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, समुद्री सीमा किस देश से लगती है, पर्शियन गल्फ से कौन से देश लगते हैं, ओमान की खाड़ी से कौन से देश लगते हैं, किस देश की सीमा किस से लग रही है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना और पूरे मैप को देखना पश्चिम एशिया के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि सभी प्रोग्राम का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।